हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारा पहले से ही कंपनी लॉ के बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं और उन्हीं में आज बिल्कुल नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज, यानी कि चल भार एवं स्थिर भार। ये ऐसे भार होते हैं जो हम कंपनी पर लागू करते हैं, कंपनी की संपत्ति पर लागू करते हैं। तो ये क्या होते हैं और कैसे इनका रहता है कंपनी में, वो हम देखेंगे। तो कंपनी की संपत्ति पर लागू किए जाने वाले दो प्रकार के भार होते हैं, चल भार और स्थिर भार, यानी कि फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज। अब ऐसा भार जो निश्चित या विशिष्ट संपत्ति पर सृजित किया जाता है उसको स्थिर भार कहते हैं। देखिए, निश्चित और विशिष्ट यानी कि जो फिक्स होती है, जो चलायमान नहीं है, जो एक ही जगह रहती है, स्थिर रहती है, तो ऐसे स्थिर संपत्ति के भार को नाम से ही लगता है स्थिर भार, यानी कि फिक्स चार्ज कहते हैं। इसके विपरीत चल एवं अस्थिर भार पर सृजित भार को चल यानी कि प्लवन भार कहते हैं। यह एक ऐसा भार है जो कंपनी के कारोबार में बाधा नहीं पड़ती और ऋणदाताओं को ऋण भी सुरक्षित रहता है, इसलिए इसका नाम चल भार है। चल यानी कि चलायमान, क्योंकि ये कंपनी की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चल या प्लवनन भार विशिष्ट संपत्ति में नहीं होकर, ये स्थिर संपत्ति पे नहीं होता चल भार, ये कंपनी की व्यवसाय स्थिति में बदलती हुई संपत्ति के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका स्वरूप इक्विटेबल नेचर का होता है, यानी कि सामयिक स्वरूप होता है इसका। तो स्थिर भार कौन सा भार है? ये ऐसा भार है जो कंपनी की जितनी भी स्थिर संपत्ति है, फिक्स संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति जो चलायमान नहीं है, जो फिक्स है, उन पर भार को फिक्स चार्ज कहेंगे, और फ्लोटिंग चार्ज चल भार उनको कहेंगे जो कि चलायमान है और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कंपनी द्वारा अपने स्टॉक को धारित करते हुए ऋण लिया जाता है, यानी कि स्टॉक पर भारित होते हुए ये तुरंत प्रभावी हो जाता है, लेकिन यह उसी स्टॉक तक सीमित नहीं होता जो उस समय कंपनी के पास है। ये बदलते हुए स्टॉक पर भी लागू रहता है। यदि ऋणदाता को ऋण का संदान नहीं किया जाता तो उस समय जो भी स्टॉक कंपनी के पास होता है, उस ऋणदाता अपने कब्जे में लेकर भार का लाभ उठा सकता है। इस भार को स्टेफन यानी कि क्राइस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। चल भार को कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की संपत्तियों पर होता है। देखिए, वर्तमान और भावी, वर्तमान यानी कि अभी कंपनी के पास जो संपत्ति है, और भावी यानी कि निकट भविष्य में कंपनी जो कोई भी सामान खरीदना चाहती है, जो उसके पास चल के रूप में, चल संपत्ति के रूप में होता है, उसको हम चल भार को उस पर धारित करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि चल भार जिस संपत्ति पर लागू किया जाता है उसे बदलते स्वरूप में भी लागू रहता है, ये कि समय समय पर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे होगा। ये एक ऐसा भार होता है जो बादल की तरह भारित संपत्ति पर मंडराया करता है, बादल की तरह प्रॉपर्टी पर। ये प्रोफेसर ग्रोवर कहते हैं कंपनी लॉ के चल भार के बारे में, कि जैसे जैसे संपत्ति बदलेगी, जैसे जैसे चल संपत्ति बदलेगी, नई लेंगे पुरानी लेंगे, वैसे वैसे भार उस पर चलायमान होता रहेगा। तो ये बादलों की तरह मंडराता रहेगा। फिर इसके मेन एलिमेंट्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? तो चल भार को इस प्रकार से देखा गया है कि चल भार कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की संपत्तियों पर सृजित किया जाता है। वर्तमान जो अभी है, और भावी यानी कि जो निकट भविष्य में हम कभी परचेस करना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, उनके ऊपर। ऐसी संपत्ति अथवा आस्तियों का स्वरूप समय समय पर परिवर्तनशील रहता है। ऐसी संपत्ति, ये जो प्रॉपर्टी है, इन पर आस्तियाँ, जो कोई भी असिस्टेंट, उस पर समय समय पर बदलता रहता है। फिर सृजित किए गए भार यानी कि जो बनाए गए भार में ऐसी शर्त या उपबंध रहता है जो कंपनी को यह अधिकार देता है कि जब तक बंधकी द्वारा कोई कदम नहीं उठा लिया जाता, तब तक कंपनी भारित आस्तियों यानी असिस्ट का प्रयोग अपने कारोबार में सामान्य अनुक्रम में कर सकेगी। यानी कि जब तक कि सृजित किए गए भार में शर्त का उपबंध रहता है, यानी कि जो भार आप पे लगाया गया है उस पर कोई कंडीशन लगा रखी है, कोई शर्त लगा रखी है, तो वो ये कंपनी को अपने आप से राइट्स देता है, अधिकार देता है कि जब तक कि बंधकी द्वारा कोई कदम नहीं उठा लिया जाता, कोई भी व्यक्ति आके अपना भार इसमें से नहीं बताता, तब तक कंपनी अपने भारित आस्तियों का प्रयोग कारोबार के सामान्य अनुक्रम में करती रहेगी। यानी कि कंपनी अपना कार्य चलाती रहेगी। फिर
दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर ऐसा है कि भाई चल भार पर भार रहेगा कंपनी की प्रॉपर्टी की, जो चल भार है, जो उसकी चलायमान प्रॉपर्टी है, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भार रहेगा, उसके ऊपर चार्जेस रहेंगे। तो फिर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में अंतर क्या हुआ? चल और स्थिर भार में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में अंतर क्या हुआ? चल भार जो चलायमान है कंपनी की ऐसी संपत्ति पर बनाया जाता है, सृजित किया जाता है जो अस्थिर होती है और जिसका स्वभाव परिवर्तनशील होता है। जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं, चल भार चलायमान चेंज होता रहता है तो उस पर, जबकि स्थिर भार कंपनी को निश्चित या विशिष्ट संपत्ति पर सृजित किया जाता है। निश्चित फिक्स संपत्ति पर सृजित किया जाता है, उसको कहा जाता है। फिर जब तक चल भार स्थिर भार नहीं हो जाता, चल भार स्थिर भार, देखिए नाम में चल जो चलायमान है वो जब तक वो फिक्स स्थिर नहीं हो जाता तब तक कंपनी चल भार के अधीन वाली संपत्ति का अपने कारोबार के अनुक्रम में संयम ज्ञापन अथवा अनुच्छेदों में वर्णित ढंग से प्रयोग कर सकती है। यानी कि पहले से ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स में, यानी कि संयम ज्ञापन संयम अनुच्छेद में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वो चल भार जिन संपत्ति पर लागू होता है उनका प्रयोग कंपनी अपने सामान्य अनुक्रम में अपने कामकाज में करती रहे, जबकि स्थिर भार की दशा में कंपनी उस संपत्ति का जिस पर भार सृजित किया गया है ऐसा प्रयोग नहीं कर सकती जिससे कि उस भार के धारक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी कि स्थिर भार की एक मेन बात है कि स्थिर भार को इस तरीके से अपना भार सृजित नहीं किया जा सकता जैसे कि चल भार का होता है, नहीं तो जो व्यक्ति है उसके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस पर चलायमान की तरह भार सृजित नहीं किया जाता। फिर आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर चल भार में संयम ज्ञापन अथवा संयम अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किए जाने पर कंपनी उस संपत्ति का जिस पर भार सृजित किया गया है विक्रय बंधक आदि कर सकती है। चल भार में देखिए, जो कि हम देख भी रहे हैं कि चल भार का वो उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, तो चल भार पर किसी भी तरीके का अगर उनको बंधक रखना है, मॉर्गेज करना है, विक्रय सेल करना है तो वो कर सकती है, जबकि स्थिर भार में ऐसे भार के धारक की सहमति के बिना संपत्ति से तथाकथित समव्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्थिर भार में तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए दोनों में अंतर फिर इसमें ये रहा कि चल भार क्या है, चलायमान होता रहता है, बदलता रहता है, इसीलिए उसमें किसी भी तरह का चेंजेस किया जा सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी पर ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है, चल भार वाली है और उस पर भार है और उसका विक्रय या किया जाता है, सेल की जाती है, मॉर्गेज उसको रख दी जाती है, तो वो चलायमान है, किसी और संपत्ति पर हो जाएगा। लेकिन स्थिर भार में ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए फिर जिस संपत्ति पर चल भार सृजित किया गया है उस पर समय समय पर अन्य भार भी सृजित किया जा सकता है, जबकि स्थिर भार में अन्य भार तब तक सृजित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे भार के धारक की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। यानी कि चल भार में तो कंपनी अपनी तरीके से भी काम कर सकती है क्योंकि व्यक्ति दूसरे पर भार सृजित कर लेगा, लेकिन स्थिर भार में तो उस धारक की सहमति प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है। फिर आगे ये कहता है, चल भार में ऐसे भार के धारक के दावे की तुलना में कुछ अन्य दावों को प्राथमिकता दी जा सकती है। चल भार में कुछ दावों को, कुछ पर्टिकुलर दावों को प्राथमिकता प्रेफरेंस दी जा सकती है, जबकि स्थिर भार में अन्य दावों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यानी कि स्थिर तो एक ही प्रॉपर्टी है, स्थिर प्रॉपर्टी है, उसमें आप किसको क्या करोगे, नहीं कर सकते। तो चल भार में तो चेंजेस कर सकते हैं लेकिन स्थिर भार में नहीं किया जा सकता। फिर वो कौन सी परिस्थिति है जब चल भार स्थिर भार हो जाएगा, कब ऐसी परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति के बारे में ये बता रहा है यहाँ पे। तो जब कंपनी अपना कारोबार बंद कर दे या परिसमापन की स्थिति आ जाए तो चल भार रहेगा ही नहीं, क्योंकि चल भार तो तब रहता है जब कंपनी चालू है। जब कंपनी के खुद के समापन की स्थिति आ रही है, कारोबार बंद करने की स्थिति आ रही है, तो वो स्थिर भार में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि स्थिर भार जैसे कंपनी बंद भी हो रही तो कंपनी की जितनी भी संपत्ति है, जो लिक्विडेटर है, परिसमापक है, वो संपत्ति का कैलकुलेशन करके उसके बाद कंपनी को परिसमापन के करवाने की कार्रवाई करता है। तो जो भी प्रॉपर्टी पर चल भार होता है वो सारे स्थिर भार में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब कंपनी मूलधन अथवा ब्याज के संदाय करने पर गलती करती, व्यतिक्रम करती है, या किसी तरह प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि वो ब्याज का संदाय नहीं कर पा रही, जिससे भार के धारक को अपने प्रतिभूति ऋण को परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है, तो जब वो प्रॉपर टाइम पर कंपनी पैसा ही नहीं दे रही तो चल भार स्थिर भार में परिवर्तित हो जाएगा। फिर
जब चल भार वाली कंपनी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने हेतु रिसीवर यानी कि प्रापक की नियुक्ति कर दी जाती है। चल भार वाली कंपनी की संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए, यानी कि चल भार की जब संपत्ति रिसीवर के पास आगे, रिसीवर को अपॉइंट कर दी कि भाई आप इसका ना लेखा जोखा करके देखेंगे। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में भी देखा था, रिसीवर क्या काम करता है, सबसे ज़्यादा काम उसका कंपनी के वाइंडिंग अप में परिसमापन के टाइम ही रहता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भी चल भार स्थिर भार में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर जब चल भार से संबद्ध संपत्ति को कारोबार से हटा ही लिया जाता है, चल भार से संबंधित, तो उसे उस ऋणदाता के कब्जे में दे दिया जाता है जिसके पक्ष में चल भार सृजित किया गया है। उस स्थिति में भी चल भार स्थिर भार में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हम समय पर लौटा नहीं पाए, दे नहीं पाए, ब्याज का संदाय नहीं कर पाए, जिस व्यक्ति को देना था उसको दे नहीं पाए, तो चल भार स्थिर भार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं चल भार ऐसा भार होता है जो कंपनी की चलायमान प्रॉपर्टी पर होता है, जबकि स्थिर भार ऐसा भार होता है जो कंपनी के फिक्स प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति पर होता है। और कोई भी व्यक्ति जो भी इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लगाना चाहता है वो इन पर भार सृजित करा रहता है, जिससे कि निकट भविष्य में जैसे कि परिसमापन की दशा में उसको किसी तरह की हानि ना हो। तो ये कंपनी के दो भार हैं, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज, चल भार एवं स्थिर भार। हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।